एक नंबर क्या होता है? जब भी आप नंबर 3 को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद काउंटिंग, जैसे स्कूल में सीखते हैं 1 2 3। पर फिर फ्रैक्शंस का क्या मतलब है? जैसे 3/2, इसको कैसे काउंट करोगे? और फिर उसके बाद इर्रेशनल्स को कैसे काउंट करोगे? तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे नंबर्स के बारे में एक जनरलाइज्ड इंट्यूशन बनाने की। नंबर्स का इंट्यूशन जो जनरली हम करते हैं वो काउंटिंग से है, तो उसके सारे ऑपरेशंस भी हमने हमेशा काउंटिंग के ही संदर्भ में समझा है। जैसे दो नंबर्स को जोड़ने का क्या मतलब है? मान लो हमें 2+3 करना है, तो हम 1 2 गिनेंगे और फिर 2 के आगे 1 2 3, फिर जहाँ से शुरू हुए वहाँ से लेकर जहाँ रुके वहाँ तक की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, और हमारा उत्तर आ गया 5। अब गुना का क्या मतलब है? जैसे 3 × 4, तो इसका भी मतलब हमने काउंटिंग से ही निकाला। जैसे 3 को 4 बार जोड़ दो, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3, और फिर अंत में हम सबको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पर फिर फ्रैक्शंस आए, जैसे 3/2, इसको गिनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमने एक इंट्यूशन बना ली कि 3/2 में 1 के बाद हम आधा काउंट कर लेंगे, और फिर हमने हमारी अब तक की समझ के आधार पर इन फ्रैक्शंस को जोड़ने या गुना करने के तरीके बना लिए। यानी हम फ्रैक्शंस को भी काउंटिंग इंटीजर्स की तरह देखने। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 3/2 और 4/3 को जोड़ना है, तो हम पहले सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखते हैं जो कि इंटीजर्स हैं, काउंटिंग इंटीजर्स हैं, यानी कि 3/2 का 2 और 4/3 का 3। फिर 3/2 को ऊपर और नीचे इस 3 से हम गुणा करते हैं, जिससे हमें मिलता है 9/6, और 4/3 को हम ऊपर और नीचे इस 2 से गुना करते हैं, जिससे हमें मिलता है 8/6। फाइनली जब हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखते हैं, जो कि हमारा 9 और 8 है, और हम उनको जोड़ देते हैं, जिसमें हमें मिलता है 17/6। तो हमने एट ए टाइम फ्रैक्शन के सिर्फ एक हिस्से को देखा, जिससे हम हमारे काउंटिंग का जो हमारा इंट्यूशन बना हुआ है, जो हमने अभी देखा जोड़ने और घटाने का, उस इंट्यूशन के बेसिस पे ही हम अभी भी आगे काम करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर भी। इसी तरह से अगर हमें गुणा करना है, मान लीजिए 3/2 और 5/7 को, तो उसको गुना करने के लिए तो उसमें भी हम एक बार में एक पार्ट को देखते हैं। जैसे 3 और 5 को गुना करके 15 आया, और फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम 2 और 7 को गुना करके 14 आया, तो हमारा उत्तर आ गया 15/14। ठीक है। पर फिर जब हम फ्रैक्शंस से आगे नंबर्स की कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं तो काउंटिंग के इंट्यूशन में और दिक्कतें आती हैं। जैसे √2 क्या होता है? फ्रैक्शंस में तो किसी तरह हमने काउंटिंग ऑब्जेक्ट को काट कर हमने समझ लिया कि जैसे हाफ ले लिया, 1/3 ले लिया, राइट? लेकिन अब क्या, लाइक √2 में कितना काटोगे? यू डोंट नो, बिकॉज इट इज़ अ नेवर एंडिंग एंड नेवर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इमेजिनरी आई का क्या होगा? लाइक हाउ वुड यू काउंट दैट? एंड सिमिलरली 3+i, यानी 3 में हम आई को जोड़ें तो इसका क्या मतलब होगा? एक्सपोनेंशियल्स का क्या मतलब है? इन सब सवाल के जवाब देने से पहले चलो एक गेम खेलते हैं। इस गेम में खिलाड़ी की एक गोटी है, जिसको वो या तो आगे खिसका सकता है या पीछे। मान लो राम ने अपनी गोटी को
2 कदम आगे बढ़ाया पहले, फिर 3 कदम पीछे किया और फिर अंत में 4 कदम आगे बढ़ाया। वहीं श्याम ने अपनी गोटी को 3 कदम आगे बढ़ाया। तो अब अगर हम फाइनली देखें तो दोनों की गोटियां जो है वो उसी जगह पर है। जब मैथमेटिशियंस ने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स से देखा कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट पर कोई काम करें तो उससे उस व्यक्ति या ऑब्जेक्ट में बदलाव आता है, और वो काम अगर हम रिपीटेडली एक या एक से ज़्यादा बार करते हैं तो हम ओवरऑल बदलाव जो उसमें आएगा उसके बारे में जान सकते हैं कि ओवरऑल कितना बदलाव आया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है ABCD, इसको हम एक बार वर्टिकल एक्सिस पर फ्लिप करते हैं तो ये चेंज हो गया BADC में, और फिर उसके बाद हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं यानी घुमा देते हैं तो ये बन जाएगा CBAD। पर ये हम CBAD जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम डायरेक्टली भी ला सकते हैं। कैसे? अगर हम इसी ओरिजिनल हमारे जो स्क्वायर है उसको इस डायगोनल एक्सिस पे फ्लिप करते तो हमें मिलता CBAD डायरेक्टली। तो दोनों एग्जाम्पल्स जो कि स्क्वायर का है और वो गेम जो हमने अभी देखा उसमें, दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कोई एक्शन लिया जा रहा है कुछ एलिमेंट्स पर। ऐसे ही एलिमेंट्स का कलेक्शन जिन पर कोई एक्शन डिफाइन कर दे जो कि एक एलिमेंट को दूसरे सिमिलर एलिमेंट में बदल दे, उसको हम कहते हैं, उस कलेक्शन को हम कहते हैं ग्रुप। तो ग्रुप में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा और उसमें उन एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन हम डिफ़ाइन करेंगे, कोई एक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो कि एक एलिमेंट को उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट में बदल देगा। काउंटिंग या गिनती भी ऐसा ही हमारा एक ग्रुप का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे इंटीजर्स और एक्शन है किसी भी इंटीजर को 1 से बढ़ाना या घटाना। तो हम करते हैं एक चेंज जिससे कि हम एक जनरलाइज्ड इंट्यूशन बना पाएँ और उन एक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ग्राफ चार्ट को देखते हैं। ग्राफ में हम अक्सर इस नंबर लाइन पर 1, 2, 3 नंबर्स लिखते हैं मापने के लिए, पर अक्सर आपने देखा होगा कि हम इसमें 2 तरह के चेंज करते हैं। पहला, जो नंबर्स हमें मापने हैं वो अगर काफ़ी बड़े हैं जैसे शहरों के बीच की दूरियां, तो वो होती हैं 100, 200, 300 किलोमीटर में। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में उन्हीं 1, 2, 3 को लिखते हैं 100, 200, 300, यानी कि इसको हम कहते हैं स्केलिंग करना। दूसरा, अगर हमें जो नंबर्स मापने हैं वो अगर एक नंबर के बाद शुरू होते हैं, जैसे हमें मापनी है क्लास के सभी बच्चों की एज, तो हम ग्राफ में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स की एज एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम कभी नहीं होगी। यही 2 काम हैं हमारे एक्शंस जिनको हम 2 यूनिवर्स की तरह देखते हैं। पहला, जोड़ने वाला यूनिवर्स या एडिटिव यूनिवर्स जहाँ ग्राफ पेपर को शिफ्ट करते हैं। दूसरा, गुना का यूनिवर्स या मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जहाँ ग्राफ पेपर को खींचते हैं। तो अभी 3 को हम काउंटिंग से ना समझकर एक एक्शन से समझेंगे जो हमारे दोनों यूनिवर्स में अलग तरह का एक्शन लगाएगा। तो हमारा नंबर 3 क्या हो गया? नंबर 3 इज़ एन एक्शन। अगर हम एडिटिव यूनिवर्स में देखें तो ये नंबर ग्राफ को शिफ्ट करेगा। तो हम हमारे ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ रखते हैं जैसे येलो कलर में। अब इधर आप देखेंगे हम येलो ग्राफ के ओरिजिन पर ध्यान देंगे। हम इस येलो ग्राफ को इस तरह से राइट में शिफ्ट करते हैं ताकि इसका ओरिजिन शिफ्ट होकर ओरिजिनल जो ग्राफ है उसके 3 पर आ जाए। यहीं पे अगर हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स की बात करें
तो वहाँ पर ये नंबर ग्राफ को स्ट्रेच करेगा यानी खींचेगा। तो हम हमारे ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ पहले की ही तरह रखते हैं येलो कलर में। फिर हम येलो ग्राफ के 1 पर ध्यान देंगे। हम इस ग्राफ को, येलो ग्राफ को इस तरह से खींचते हैं ताकि इसका 1 ओरिजिनल ग्राफ के 3 पर आ जाए। तो ये 2 तरह के एक्शन है जो कि 3 जो हमारा नंबर है वो करता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस यूनिवर्स में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हम हमारी इस नई इंट्यूशन से जोड़ना और गुना करना करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 + 3 का क्या मतलब। तो ये कुछ नहीं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है एडिटिव यूनिवर्स में। अब चूंकि एडिटिव यूनिवर्स में है क्योंकि प्लस है 2 + 3 और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, नंबर्स एक्शन है यानी कि सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे हमारे गेम में या स्क्वायर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कैसे होता है कि एक के बाद एक आप एक्शन लेते जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। पहले हम ओरिजिनल ग्राफ पर एक येलो ग्राफ रखते हैं और उसको खिसका कर उसका 0 ओरिजिनल ग्राफ के 2 पर लेके जाएंगे बिकॉज 2 + 3 है। फिर हम इस येलो ग्राफ के ऊपर एक ग्रीन ग्राफ और रखेंगे और ग्रीन ग्राफ को इस तरह से खिसकाएंगे कि इसका 0 येलो ग्राफ के 3 पर आ जाए क्योंकि 2 + 3 है। और अंत में हम देखेंगे कि ग्रीन ग्राफ का 0 हमारे ओरिजिनल ग्राफ के कितने पर है। तो हमारा आंसर है 5। इसी तरह से अब अगर हमें 3 × 2 3 × 2 का क्या मतलब है वो अगर देखना है तो ये भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में यानी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। पहले हम ओरिजिनल ग्राफ पर एक येलो ग्राफ रखते हैं और उसको खींचकर उसका 1 ओरिजिनल ग्राफ के 3 पर लेकर आएंगे। फिर हम येलो ग्राफ के ऊपर एक ग्रीन ग्राफ रखेंगे और ग्रीन ग्राफ को इस तरह से खींचेंगे कि इसका 1 येलो ग्राफ के 2 पर आ जाए। और अंत में हम देखेंगे कि ग्रीन ग्राफ का 1 हमारे ओरिजिनल ग्राफ के कितने पर है। तो हमारा आंसर है 6। अब जो हमने ये नई इंट्यूशन बनाई है हमारे नंबर्स को लेकर, इस तरह से इंट्यूशन बनाने पर हमें इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी समझ आएगा। इमेजिनरी नंबर i क्या है? तो हमारे पिछले एग्जाम्पल 3 की ही तरह एक एक्शन है। पहला, अगर हम एडिटिव यूनिवर्स में देखें तो ये लेफ़्ट साइड में एडिटिव यूनिवर्स है, तो ये नंबर ग्राफ को शिफ्ट करेगा। तो हम हमारे ग्राफ के 0 को देखें तो ये नंबर उसको दाएं ना खिसकाकर ऊपर खिसकाएगा। दूसरा, अगर हम राइट साइड में मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में देखें तो ये नंबर ग्राफ को 90 डिग्री से रोटेट करेगा इस तरह से कि ग्राफ का 1 ग्राफ के i पर आ जाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लेते हैं अब 2 + 3 3/2 i। अब ये हमारे अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है। अगर एडिटिव यूनिवर्स में हम इसको देखते हैं इन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को, तो एडिटिव यूनिवर्स में ये हमारे 0 को पहले राइट में 2 से खिसकाएगा बिकॉज 2 + 3/2 i है। और ये हमारे ओरिजिन पे जो ये डॉट है येलो कलर का, इसको 2 पर लेकर आएगा और फिर ऊपर खिसकाकर 3/2 पर यानी कि 2 + 3/2 i पर ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में अगर हम इसी को देखते हैं तो ये हमारे 1 को पहले स्ट्रेच करेगा और फिर रोटेट करेगा ताकि वो 2 + 3/2 i पर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे 2 काम और नए जुड़ गए हैं। पहला, ऊपर नीचे खिसकना, यानी पहले जो दाएं बाएं खिसकने का था वो अब ऊपर नीचे खिसकेगा। और दूसरा,
रोटेशन यानी घुमाना, और ये दोनों काम जुड़े हैं हमारे इमेजिनरी एक्सिस आई के जुड़ने के कारण। अब इस नए इंट्यूशन से अगर हम आई स्क्वायर को देखें तो हमें ये पता लगेगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो अब हम आई स्क्वायर को देख सकते हैं कि कितना होगा। आई स्क्वायर हमारा आई को 2 बार गुना करने पर आता है। आई मल्टीप्लाइड बाई आई इज आई स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। इस यूनिवर्स में आई 90 डिग्री से रोटेट करता है, तो हमारे ग्राफ का 1 पहले रोटेट होकर आई पर जाएगा और दूसरी बार 90 डिग्री से रोटेट होकर -1 पर जाएगा। तो हमें पता लगता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपोनेंट्स क्या हैं। तो एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए हम एक्सपोनेंट्स को इस तरह से खोल कर देखें। यानी मान लो हमारे पास एक्सपोनेंट है e की पावर 8। तो e की पावर 8 को हम e की पावर 3 प्लस e की पावर 3 प्लस 5 लिखते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 3 मल्टीप्लाई e की पावर 5, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैपन्स। यही तो होता है, जब पावर प्लस होती है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 प्लस 5 हमारा एक्शन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है एडिटिव यूनिवर्स में, जबकि e की पावर 3 गुना e की पावर 5 हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स की भी हमारी एक इंट्यूशन बन गई कि एक्सपोनेंट्स हमको एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करवाते हैं, यानी कि हमको एडिटिव यूनिवर्स से मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में लेके जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो हमारा पहला एग्जांपल है कि हमें देखना है 2 की पावर x। तो x को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 अप टू x टाइम्स, जो भी x की वैल्यू होगी। तो एक तरफ हमारा एडिटिव यूनिवर्स में 0 एक एक करके राइट शिफ्ट होगा, और दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में जो हमारा 1 है वो 2 से स्ट्रेच होगा, यानी 1 से 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा। हमारे नंबर्स के नए इंट्यूशन की तरह एक्सपोनेंट्स का इंट्यूशन भी जनरलाइज्ड है। अगर हम 2 की जगह x की वैल्यू 2 की जगह 2 की पावर x की जगह 3/2 की पावर x करते हैं, तो वही होगा। एडिटिव यूनिवर्स में एक एक करके शिफ्ट होगा, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में 3/2 से स्ट्रेच होगा। अभी बेस 3/2 हो गया है 2 की जगह। अब हम अगर इसको देखें तो ये और इंट्यूशन को हम देखें जनरलाइज्ड है कि नहीं है, तो हम 3/2 फ्रैक्शंस की जगह इमेजिनरी आई रख के देखते हैं। तो इमेजिनरी आई की पावर x भी ऐसे ही कर सकते हैं। एडिटिव यूनिवर्स में एक एक करके शिफ्ट होगा, और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में 90 डिग्री से रोटेट होगा। तो अभी हम देखें, ये एक शिफ्ट हुआ तो वो 90 डिग्री रोटेट हुआ, एक और शिफ्ट हुआ तो वो और 90 डिग्री रोटेट हुआ, और इस तरह से ये चलता रहता है। हम पावर में भी फ्रैक्शंस कर सकते हैं। मान लो कि आई की पावर 5/2 करना है, तो पहले एडिटिव यूनिवर्स में 2 शिफ्ट होगा, क्योंकि 5/2 इज़ 2 + ½ राइट। तो पहले एडिटिव यूनिवर्स में 2 शिफ्ट होगा, और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में 5/2 90 डिग्री रोटेशन करके वो 180 डिग्री रोटेट करेगा। फिर एडिटिव यूनिवर्स में आधा शिफ्ट होगा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट 5/2 इज़, और वो आधा शिफ्ट होगा, और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में उसी का इक्विवेलेंट होगा हमारा 45 डिग्री का रोटेशन। अब हमने ये देखा कि हमारे बेस में हमने जो इंटीजर देखा, हमने बेस में कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर देखा, हमने बेस में फ्रैक्शन देखा, हमने पावर में फ्रैक्शन देखा। अब क्या होगा अगर हम बेस की बजाय पावर में इमेजिनरी लें, जैसे e की पावर 3i, तो हमारा इंट्यूशन यहाँ भी काम करेगा। चूँकि पावर में अब एक एक करके नहीं बल्कि आई करके बढ़ेगा, तो एडिटिव यूनिवर्स में 0 राइट की बजाय ऊपर शिफ्ट होगा।
वहीं मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में एक एक रेडियन से शिफ्ट होगा, रोटेट करेगा। इसको अगर हम हमारे i की पावर x वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो चूंकि वो एडिटिव से मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स की मैपिंग बेस i में थी, इसलिए एक का जो शिफ्ट हो रहा था एडिटिव यूनिवर्स में वो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में 90 डिग्री के रोटेशन के इक्विवेलेंट था। वहीं e की पावर 3i में एक के शिफ्ट से एक रेडियन यानी कि लगभग 57 डिग्री का रोटेशन आ रहा है। तो ये है हमारा डिफरेंस। तो ये है हमारे नंबर्स की एक जनरलाइज्ड इंट्यूशन। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई रिग्रेस प्रूफ नहीं है, जबकि इस वीडियो का मेन पर्पस आपको एक इंट्यूशन देना था, एक फील देना था, सो दैट कि आप नंबर्स की एक अंडरस्टैंडिंग आए, एक ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे दिमाग में अगर किसी चीज़ की पिक्चर होती है तो उसकी समझ हमारे लिए, उसकी इंट्यूशन बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो ये मेरी एक कोशिश थी। इस कोशिश का मतलब ये भी नहीं है कि जो भी रिग्रेस तरीके से हम पढ़ते हैं, फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, ये तरीका उससे कुछ बेटर है। वो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन हाँ, ये मेरी कोशिश थी कि एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिन पर मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सोचें। तो एक बार हम हमारे जो हमने एग्जाम्पल देखा 2 + 3/2i वाले एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। यहाँ ये देखने में एडिटिव यूनिवर्स से लग रहा है क्योंकि हम 2 + 3/2i कर रहे हैं, तो प्लस है तो सीधी सी बात है कि एडिटिव यूनिवर्स में है। लेकिन हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में भी देखा। जब हमने x का एग्जाम्पल किया था तो ये किस तरह से किया था, ये ऐसे हुआ था कि हमारा ये स्ट्रेच हुआ था और रोटेट हुआ था। और यही नहीं, जब इसको स्ट्रेच किया तो रियल पार्ट 2 है इसमें 2 + 3/2i में, लेकिन 2 होने के बावजूद हमने 2 से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच किया। और वहीं रोटेट भी ना 3 रेडियन से किया, क्योंकि 3/2i है, तो ना ही 3/2 रेडियन से किया, और ना ही 135 डिग्री यानी कि 270/2 डिग्री से किया, बल्कि कुछ अलग ही रोटेशन किया। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर आप सोचिएगा। आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसका हिंट है कि आप 2 + 3/2i को यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स में ना देखकर पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये मैंने लिख दिया है, x + iy = r × e⁻i²। इसके बारे में पढ़िएगा और फिर इसके ऊपर सोचिएगा कि कितना स्ट्रेच होगा, कितना रोटेट होगा। दूसरा, आप ऑयलर्स रूल के बारे में भी सोचें कि एक ऑयलर्स रूल है, जैसे e की पावर i पाई = -1। ये हमने बहुत बार पढ़ा है और इसके प्रूफ्स भी शायद हमने पढ़े हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी या ये क्वेश्चन आता था दिमाग में कि e की पावर i पाई का मतलब क्या है, एक इमेजिनरी पावर का मतलब क्या है, राइट? बिकॉज हम पावर में अगर कोई इंटीजर करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो हम हमेशा से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए होता था कि भाई ठीक है, 1 बार 2 बार 4 बार जो भी जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आई जब आ गया तो उसका क्या मतलब है? लेकिन हमने हमारी एक नई इंट्यूशन बनाई है, तो उस इंट्यूशन के बेसिस पे ज़रा सोच कर देखिएगा कि e की पावर i पाई -1 क्यों होता है। और तीसरा, अंत में i की पावर i की वैल्यू क्या होगी, इसका भी हिंट है। जब हमने एक्सपोनेंट्स देखे तो रियल बेस की रियल पावर होती है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में स्ट्रेच होता है। जब रियल नंबर्स की इमेजिनरी पावर होती है तो हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में रोटेट होता है। जब इमेजिनरी नंबर की रियल पावर होती है तब हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में रोटेट होता है।
तो अब इसके ऊपर सोचिएगा कि जब इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी पावर होगी तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में क्या होगा, ठीक है, और कितना होगा। तो इसके ऊपर सोचिएगा तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू।